देखो आज आप शुरू करा हाँ क्लास 12 NCERT की किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अकाउंटेंसी 12वीं क्लास की अकाउंटेंसी पाठ नंबर पहलो यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, पहले तो आप आ देखा कि ई पाठ में पेपर में कत्ता सवाल आवे का हिसाब है। देखो ई पाठ में 2023-24 की प्रश्न पत्र योजना के अनुसार एक सवाल आई वस्तुनिष्ठ टाइप को यानी ऑप्शनल एबसदड़ एक सवाल 1 नंबर को। ठीक है, और अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट थ्योरी बेस को कोई सवाल 1 नंबर को। लघुतरात्मक थ्योरी बेस भी हो सके प्रैक्टिकल के बेस की भी हो सके, एक सवाल उसी 2 नंबर को। ठीक है, और दीर्घ उत्तरात्मक टाइप को एक प्रश्न एक सवाल 3 नंबर को। ठीक है, यानी टोटल 7 नंबर का 4 सवाल ई पाठ में 80 टोटल 80 नंबर के पेपर में 7 नंबर ई पाठ में आना है, यानी 8.75% पोर्शन ई पाठ में 4 सवाल आई 7 नंबर का। ठीक है, तो अब आप पाठ शुरू करा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पहलो पाठ है। देखो इम लिखियोड़ है यू हैव लर्नड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए सोल प्रोप्राइटी कंसर्न। मतलब अभी तक आपने एकल स्वामित्व के वित्तीय विवरणों के बारे में जाना है। एज द बिजनेस एक्सपेंड यानी जिया बिजनेस को विस्तार हुआ काम धंधो बढ़ है, वन नीड्स मोर कैपिटल। ठीक है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हुआ और लार्जर नंबर ऑफ पीपल टू मैनेज द बिजनेस ने चलाने खातर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े, ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत पड़े। एंड शेयर इट्स रिस्क, जितो लंबो चौड़ो काम हुई तो भी रिस्क भी ज्यादा हुई। अब एक आदमी अति रिस्क कौन उठा सके, ई खातर 2 की जरूरत पड़े, 3 की जरूरत पड़े। इन सच ए सिचुएशन ऐसी स्थिति में पीपुल यूजुअली एडॉप्ट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीपुल यानी उद्यमी काम धंधा व्यवसायी लोग पार्टनरशिप काम शुरू करें। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करना का इको हिसाब किताब रखने का हैज इट्स ओवन पेक्यूलियरिटीज, मतलब इसकी कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं, इसका भी कुछ खास तरीका है, खास नियम है। एज द पार्टनरशिप फर्म्स कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन 2 or more person come together to establish business and share its profits। मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होकर कोई बिजनेस की स्थापना करते हैं और उसके लाभों को बांटने के लिए कोई सहमति होती है, तब पार्टनरशिप फर्म का अस्तित्व होता है। ठीक है, ऑन मेन्यू इशेज अफेक्टिंग distribution of profits there may not be any specific agreement between the partnership। यानी जी हाँ, लाभान बांटना को और भी कई जगह कई सिचुएशन पर बाकी कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं उड़ रहे पार्टनर के बीच में। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी विवाद हो जाए या कोई भी नियम को बाकी लिखित अनुबंध नहीं उड़ रहे, उस समय सच ए सिचुएशन ऐसी स्थिति में द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, यानी
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो का प्रोविजन है वे लागू है। यानी जब तक बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं उड़ रहे हुए तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है खाता ने बन को हिसाब किताब रखने खातर इका कुछ आपका ओवन स्पेशलिटी, इसका कुछ स्पेशल नियम है। ठीक है। नॉट ओनली दैट ए वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर और व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एज सो ऑन, है ना। जैसे कोई पार्टनर की डेथ हो जावे या कोई नयो पार्टनर आवे तो इन सब का अकाउंटिंग का हिसाब किताब का स्पेशल विशिष्ट नियम है। ठीक है। और इन्हीं नियमों को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये अध्याय में समझाया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस, जो उस बिजनेस के लाभ हो या हानि हो उनको आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हो। That will be carried on by all, जो बिजनेस है वो या तो उन सभी के द्वारा चलाया जाएगा या फिर एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक के द्वारा या दो के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी की तरफ से, या तो कोई, या तो सभी एक साथ बिजनेस चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक या दो सभी का प्रतिनिधित्व करता हुआ काम करेगा। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली, यानी जो लोग पार्टनरशिप एक्ट में शामिल होते हैं उनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड पार्टनर्स, और कलेक्टिवली कॉल्ड, और उनको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं फर्म। ठीक है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड, यानी जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है वो होता है फर्म्स नेम। तो ये है पार्टनरशिप की परिभाषा। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की प्रकृति। देखो इसके 6 पॉइंट है। पहला, टू और मोर पर्सन्स, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस, चौथा म्यूचुअल एजेंसी, पांचवा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और छठा लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन्स। In order to form partnership, there should be at least 2 persons coming together for a common goal, यानी कम से कम 2 सदस्य पार्टनर होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैन बी 2, यानी न्यूनतम जो पार्टनर की संख्या है वो 2 होनी चाहिए। देयर इज ए लिमिट ऑन देयर मैक्सिमम नंबर, यानी अधिकतम जो संख्या है उनकी लिमिटेशन है, उसकी सीमा है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 के अनुसार द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, यानी केंद्र सरकार है वो, उसको पावर है टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन ए फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में
अधिकतम सदस्यों की संख्या, पार्टनर की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैनॉट बी मोर देन 100, यानी अधिकतम संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 में ये लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निश्चित करती है कि पार्टनर की अधिकतम संख्या कितनी होगी, लेकिन कितनी भी हो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फर्म टू 50, यानी अभी जो वर्तमान में है पार्टनर की अधिकतम संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 कर रखी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट। ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का ही परिणाम है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से ही है, दो या दो लोगों के बीच में जो बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं। एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का ही परिणाम है। द एग्रीमेंट बिकम द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी इनके बीच में एग्रीमेंट ही ये निर्धारित करता है कि उनके बीच में, पार्टनरों के बीच में किस तरह का संबंध होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हो वो रिटन में ही हो। एन ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, मौखिक एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज़ प्रिफर्ड दैट द पार्टनर हैव रिटन, मतलब इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये बेटर है कि एग्रीमेंट जो हो वो लिखित में होना चाहिए। उसके डिस्प्यूट्स को, विवाद का निपटारा में ये जो लिखित अनुबंध है वो काम आता है। तो अनुबंध जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हुआ है, तो अगर आपके पास लिखित अनुबंध है तो बढ़िया है। तीसरा पॉइंट है बिजनेस। देखो, द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, मोर को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। देखो, जो अनुबंध हुआ है वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए। अगर आपने सह स्वामित्व के आधार पर कोई सब प्रॉपर्टी खरीदी है, बिजनेस चलाने के लिए नहीं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ रोहित एंड सचिन जॉइंटली परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड, मान लो रोहित और सचिन ने सामूहिक रूप से एक प्लॉट खरीदा है, दे बिकम द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो इस स्थिति में वो उस प्रॉपर्टी के सह स्वामी हुए, पार्टनर नहीं हुए, नॉट द पार्टनर। ठीक है। बट इफ दे आर इन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दे विल बी कॉल्ड। अगर उन्होंने उस भूमि को इस उद्देश्य से खरीदा है, यानी कि वो भूमि को खरीदने बेचने का काम करते हैं लाभ कमाने के लिए, तो वो पार्टनर होंगे। अदरवाइज वो सह स्वामी होंगे, पार्टनर नहीं होंगे। यानी किसी भी चीज़ को बिजनेस आप करते हो लाभ कमाने के लिए, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तभी वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी यानी पारस्परिक एजेंसी का संबंध होना चाहिए पार्टनरों के बीच में। देखो, द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जो बिजनेस है वो या तो सभी पार्टनर चलाएंगे या कोई एक पार्टनर उन सभी की तरफ से चलाएगा। दिस स्टेटमेंट हैज़ टू इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन। इस वाक्य के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस, यानी सभी जो पार्टनर हैं उनको ये अधिकार है कि वो बिजनेस को चलाए। ठीक है, पहला पॉइंट। तो दूसरा है दैट देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर, यानी सारे पार्टनरों के बीच में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध है। Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all the other partners, यानी सारे पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर अपने आप में एक एजेंट है प्रत्येक सभी पार्टनरों के प्रति। He can bind other partners by his act,
यानी वो अगर कोई बिजनेस के लिए कोई काम करता है तो वो सभी को बाध्य कर सकता है, यानी उसने किया सभी ने किया है। ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर, इसी तरीके से अगर अन्य पार्टनर ने कोई भी काम किया, कोई निर्णय लिया है, तो वो बाध्य है उनको मानने के लिए। विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म के बिजनेस की तरफ से relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent। यानी पारस्परिक अगर एजेंसी का संबंध नहीं है तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, 5वां पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, महत्वपूर्ण एलिमेंट है पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। यानी उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो लाभों को या हानियों को बांटने के लिए हुआ होना चाहिए। Though the definition contained in the Partnership Act describe partnership as relation between people who agree to share the profits of a business, the share of loss is implied। लाभ को और हानि को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज इंपॉर्टेंट इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स ऑफ द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी। अगर जैसे कुछ लोग क्या होता है चैरिटेबल संस्था चलाते हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वो दान के लिए पुण्यार्थ के लिए ये काम करते हैं, तो उस स्थिति में वो एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से और लाभों को बांटने के लिए ही सहमति हुई है, तभी वो पार्टनरशिप फर्म है। 6वां पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी प्रत्येक पार्टनर है जो लायबल है सारे पार्टनर के प्रति, इसके अलावा दूसरे जो थर्ड पार्टी है उसके प्रति भी लायबल है फर्म की ओर से, while he is a partner। Not only that the liability of a partner for act of the firm is also unlimited। मतलब जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कंपनी में जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी सीमित होती है, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हिज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ। यानी जो पार्टनर है इन फ्यूचर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि फर्म में घाटा है, फर्म पे लोन है, ऋण है, तो उस स्थिति में पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी काम में लिया जा सकता है, उसको बेच के चुकाना पड़ सकता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये थी पार्टनरशिप फर्म की प्रकृति।